आशा करते हैं बच्चों आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम हितेश कुमार वर्मा और आपको पता है कि जो भी सरकार की मंशा है, उसकी व्यवस्था है, उसके द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था स्टार्ट कर दी गई है। तो आप अपने घर में रह करके ही पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। ये बिल्कुल आपके लिए किया गया है, आप अपने घर में रह करके पढ़ाई अपनी जारी कर सके। आपको घर से बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और आपको पता है कि इस समय जो पूरी दुनिया है एक भयंकर महामारी से जूझ रहा है, तो इसको हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसके द्वारा भी ये निर्देशित किया गया है कि आप सिर्फ लॉकडाउन को सफल बनाएं और सोशल डिस्टेंस अपनाएं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक है गद्य, या एक चैप्टर ही है गद्य, जो 9th और 11th, ठीक है, 9th और 11th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम कवर करेंगे कि इस टॉपिक के जो बेसिक गद्य क्या होता है, ठीक है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, दूरी विस्थापन में अंतर क्या होता है, आप गद्य किसे कहेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे और आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम देखते हैं फ्रेंड, गद्य क्या होता है, गद्य आप किसे कहेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है गद्य को आप पहचानेंगे कैसे कि कोई वस्तु गद्य कर रही है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात होती है। क्योंकि आपके देखने में कोई वस्तु गद्य कर रहा है तो वही वस्तु किसी दूसरे के देखने में गद्य नहीं कर रहा होगा। एग्जाम्पल से समझिएगा कि सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको समझिए कि अगर आप, ठीक है, दो लोग हैं, एक साइकिल पे बैठकर जा रहे हैं और एक कोई तीसरा बंदा है जो बाहर से आपको देख रहा है, रोड पे कोई तीसरा बंदा को देख रहा है, तो ये आपको देखेगा तो आपको क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा कि आप दोनों गद्य कर रहे हैं, यही तो लगेगा ना। ये इसको अगर देखता है तो इसको लगेगा कि ये दोनों गद्य कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दोनों एक ही साइकिल पे हैं तो आप दोनों को लगेगा कि आप दोनों मतलब वैसे कहें कि गद्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझिए गद्य को डिफाइन कैसे करेंगे, वैसे तो लगेगा आपको भी हम गद्य कर रहे हैं, लेकिन गद्य को डिफाइन कैसे, लेकिन नेचुरल में सही अगर कहें कि साइंस में आप गद्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के सापेक्ष में आप दोनों गद्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी लोगों के सापेक्ष में लगेगा, आपको खुद लगेगा कि हम साइकिल से चल रहे हैं तो गद्य कर रहे हैं, लेकिन वही साइकिल के अलावा आप किसी बंद गाड़ी में होते, मतलब अगर कहें कि कार वगैरह बस वगैरह में होते, तब आपको खुद नहीं फील होता कि आप गद्य कर रहे हैं। और इसका सिंपल सा एग्जांपल, अगर ट्रेन में आप सफर कर रहे होते तो ट्रेन में आपको 1% भी नहीं फील होगा कि आप गद्य कर रहे हैं, अगर ट्रेन के बाहर से खिड़की को ना देखे। ठीक है, अब गद्य आप कहेंगे किसे, तो गद्य आप कहेंगे अगर किसी वस्तु के, ठीक है, किसी वस्तु की अवस्था में समय के साथ साथ, ठीक है, किसी वस्तु की अवस्था में समय के साथ साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो आप कह सकते हैं कि वह वस्तु गद्य कर रहा है। ठीक है, अगर दूसरी चीज, अगर वस्तु की अवस्था में समय के साथ साथ आपको कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है तो आप ये कहेंगे कि वस्तु क्या है, विरामावस्था में है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं गद्य अवस्था और विरामावस्था को। देखिए गद्य की बात करें तो गद्य वही कह रहे हैं कि एक सापेक्ष होता है जो किसी व्यक्ति के सापेक्ष हमको देखने के लिए, किसी व्यक्ति के सापेक्ष पता चलता है कि आप गद्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं गद्य की बात। तो अगर गद्य की बात करें तो आप समझ गए होंगे, अगर गद्य अवस्था की बात करें तो गद्य अवस्था क्या होता है, गद्य अवस्था किसे कहेंगे, तो अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ आप परिवर्तन देख रहे हैं तो उस वस्तु को गद्य की अवस्था में कहेंगे। अगर समय के साथ साथ वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाता है। याद रखिएगा गद्य और विरामावस्था, गद्य अवस्था और विरामावस्था आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये होती है गद्य अवस्था और विरामावस्था, समझ गए होंगे।
अगर किसी वस्तु की क्या है स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है तो आप कहेंगे कि वस्तु गति कर रहा है। अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप कहेंगे वस्तु विरामावस्था में है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि गति कितने प्रकार से हम गति को डिफाइन कर सकते हैं, तो गति को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, गति को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है समान गति, एक होता है क्या समान गति, और दूसरा होता है असमान गति। ठीक है, एक होता है समान गति और दूसरा होता है असमान गति। अब देखिए समान गति को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो ए पॉइंट पर है और फिर ए से बी पॉइंट पे जाता है और फिर बी से सी पॉइंट पे जाता है, तो हम कहें कि ए से बी तक जाने में इसको 2 सेकंड लगे और ए से बी तक की दूरी 4 है। ए से बी तक जाने में इसको 2 सेकंड लगता है और ए से बी तक की दूरी जो है 4 है। इस तरह बी से सी तक जाने में कितना लगेगा, बी से सी तक जाने में इसको 2 सेकंड लगता है और इनके बीच की दूरी क्या है 4 है। तो आप यहां देख रहे हैं कि समय भी समान है और दूरी भी समान चली जा रही है। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो आप कहेंगे कि वह वस्तु समान गति कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करेगा तो वह वस्तु समान गति में कहलाएगा। ठीक है, इसको डिफाइन इसका परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो उस गति को हम क्या कहते हैं, समान गति कहते हैं। अब असमान गति की बात करें तो असमान गति क्या होता है। ठीक है, तो असमान गति अगर हम कहें कि यही जो बंदा है ए से बी तक जाता है 2 सेकंड में 4 है, लेकिन बी से सी तक जाता है 2 सेकंड में, लेकिन इसके बीच की दूरी 3 है, और फिर सी से डी तक हम इसको पहुंचा रहे हैं, तो सी से डी तक अगर जाता है और हम देखते हैं कि सी से डी तक की जो बीच की दूरी है वो 2 सेकंड में ही इसकी बीच की दूरी 2 है, तो आप यहां देखेंगे 2 सेकंड में यहां 4 चला, यहां 2 सेकंड में 3 चला और यहां 2 सेकंड में 2 चला। मतलब समझिए, यहां पर 2 सेकंड में और 4 चला, यहां पर 2 सेकंड में 3 चला। मतलब क्या, समय तो समान दिख रहा है लेकिन दूरी प्रत्येक बार इसको अलग अलग दिखने को मिल रहा है, तो आप इसे कहेंगे क्या, असमान गति कहेंगे। ठीक है, या आशा है कि आपको समान गति और असमान गति भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा एक थोड़ा सा और समझिए, आप समान गति की बात करते हैं और इसे गति की बात करते हैं, तो हमने पहले बताया कि गति जो होता है वो सापेक्ष होता है। जैसे हम कहें कि एक रेलगाड़ी की अगर हम बात करें, एक रेलगाड़ी है और इसके प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ कोई एक बंदा है, रेलगाड़ी में कोई एक बंदा बैठा हुआ है जो उस रेलगाड़ी की अगर हम कहें कि जो दिशा है जाने का वो ये दिशा है। ठीक है, तो अगर एक बंदा इस व्यक्ति को देखेगा, आप ही फील किए होंगे, कभी बस में सफर किए होंगे, रेलगाड़ी में सफर किए होंगे, तो जब रेलगाड़ी चल रही होती है तो आप अगर खिड़की से देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि जो हमारे आसपास जो खिड़की के बाहर जो पेड़ पौधे हैं बहुत तेजी से पीछे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप वो गति कर रहे हैं, लेकिन क्या रियल में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। यानी रियल में वो पेड़ पौधे या जो वो वस्तुएं होती हैं, वो आदमी होता है, वो गति नहीं करता है। सेम यही कंडीशन यहाँ होता है कि अगर ये बंदा इसको देख रहा है तो इसको ये लगेगा कि हम रुके हुए हैं, लेकिन गति क्या कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है, इसको ऐसा फील होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही बंदा इसको देख रहा है तो इसको क्या लगेगा कि इसको लगेगा कि हम रुके हुए हैं और ये वाला गति कर रहा है। ठीक है, रेलगाड़ी में जो बैठा है बंदा वो गति कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमेशा डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, डिपेंड करता है, देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वस्तु गति की अवस्था में है या नहीं है। ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हमको पता है कि जो हमारी एक पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी वो सूर्य का परिक्रमा करती है, और जब सूर्य का परिक्रमा करती है तो बहुत तेजी से सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है। क्योंकि पृथ्वी पे हम भी हैं तो हम भी पृथ्वी के साथ गति कर रहे होंगे, लेकिन क्या कभी फील होता है कि गति कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि हम दोनों के सापेक्ष, मतलब अगर हमारे पास जो भी चीजें हैं, जैसे हम कहीं पृथ्वी पे हैं, कहीं घर में बैठे हुए हैं, तो वहां पर जो और भी लोग हैं और लोग बैठे हुए हैं, तो हम ये देखेंगे कि
कि हमारे सापेक्ष इन लोगों के में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, मतलब जैसे हम हैं वैसे ये भी है, समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये दोनों क्या है, विरामावस्था में है। तो रियल में आप गत कर रहे हैं, पृथ्वी के साथ अगर पृथ्वी से तुलना करें आप तो आप गत करेंगे। अब इसको फील कैसे करेंगे कि हाँ हम गत करते हैं, तो अगर कोई अंतरिक्ष यात्री जो होता है वो अंतरिक्ष में जब जाता है और पृथ्वी को देखता है, अंतरिक्ष में जाकर के पृथ्वी को देखेगा तो पृथ्वी बहुत तेजी से भागती हुई दिखाई देगी इसको, पृथ्वी बहुत तेजी से इसको भागती हुई दिखाई देगी। तो इसको क्या लगेगा कि पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, यानी हम और आप जितने भी लोग हैं, ये सभी क्या कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे। ठीक है, तो बस हम आपको इतना ही समझाना चाहते थे कि गति एक कह सकते एक भ्रम भी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो गति हमेशा देखने वाले पर दो लोगों के सापेक्ष ही हम क्लियर कर सकते हैं कि कोई वस्तु गत कर रहा है या विरामावस्था में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसका हमने देख लिया समान गति और असमान गति क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं दूरी की। ठीक है, दूरी क्या होता है, दूरी किसे कहेंगे आप, तो याद रखिएगा अगर हम दूरी की बात करें तो किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल रास्ते की जो लंबाई होती है वह दूरी कहलाती है। मतलब कोई वस्तु जितना लंबा रास्ता तय करता है उनके बीच की दूरी को अगर हम माप लें तो वह क्या कहलाती है, उनके बीच की लंबाई अगर माप लें तो वही लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। यानी सिंपल से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर हम इसको एग्जांपल देखें तो अगर आप ही हैं, आप अपने घर से निकले कहीं पर एक दुकान पे, फिर दुकान से किसी के घर गए, फिर वहां से किसी फ्रेंड से मिलने गए और फिर मिल करके घर गए, तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस तय किया, यहाँ से यहाँ तक गया, हमने कहा यहाँ से तक 4 डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक आया, हमने कहा यहाँ भी 4 डिस्टेंस है, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, हमने कहा यहाँ भी 4 डिस्टेंस है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया तो हमने कहा यहाँ भी आपने 4 ही चला है। तो आप देखिए कि आप कितनी लंबी रास्ते को तय कर लिए हैं, तो 4 और एक टोटल 16 किलोमीटर आपने तय कर लिया है। यानी आपकी जो चली गई दूरी होगी वो कितना होगा, 16 किलोमीटर होगा। ठीक है, हम यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल रास्ते की लंबाई को आप दूरी कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा दूरी जो होती है एक अदिश राशि होती है, इसमें हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, यानी हमें यहाँ दिशा का पता नहीं चलता है। एग्जाम्पल में अगर हमने कहा कि राम 4 किलोमीटर गया, राम कितना गया, 4 किलोमीटर गया, तो आप यहाँ बस इतना समझ पाए कि हाँ राम 4 किलोमीटर गया है, 4 किलोमीटर दूरी तय किया है, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि राम 4 किलोमीटर किधर गया, किस दिशा में गया। तो याद रखिएगा इसमें हमको दिशा का बोध नहीं होता है। अगर हम बात करें विस्थापन का, तो विस्थापन को आप कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, विस्थापन को डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो याद रखिएगा जब भी आप विस्थापन को डिफाइन करेंगे तो विस्थापन में दिशा और दूरी दोनों का ज्ञान होना चाहिए। यानी पहले वस्तु कहाँ था और बाद में कहाँ है, ये दोनों का पता होना जरूरी है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि किसी अगर विस्थापन को आप डिफाइन कर रहे हैं तो कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहेंगे। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहेंगे। और विस्थापन एक सदिश राशि होता है। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एक सदिश राशि होता है और ये रास्ते की लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है, आपने कितना कौन सी रास्ता पकड़ गया और कैसे कैसे चले ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये सिर्फ आपको ये देखेगा कि आप पहले कहाँ थे और बाद में कहाँ हैं। ठीक है, याद रखिएगा विस्थापन किसी वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी होती है जो रास्ते की लंबाई पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, एक एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो अगर हमने कहा कि एक वस्तु है जो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, ए से बी पॉइंट तक गया, फिर बी से सी पॉइंट तक गया और फिर सी से पुनः ए पॉइंट पे आ गया। तो अगर हमने कहा कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो अगर आपसे कहा
जाए कि बताइए कि इसमें जो वस्तु है वो दूरी कितना तय किया, तो हमने पहले आपसे बता दिया है कि जो क्या होता है कि दूरी होती है वह वस्तु की लंबाई पे क्या करता है, डिपेंड करता है। मतलब वस्तु पहले 3 चला, फिर 4 चला, फिर 5, तो इसकी दूरी हो जाएगी 4 3 7 और 7 5 12, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, 12 यूनिट इसकी दूरी बनेगी। लेकिन अगर आपसे क्या पूछे कि बताइए विस्थापन कितना है, तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन आपने देखिए पहले कहाँ था और बाद में कहाँ है, यही तो देखना है ना, पहले कहाँ है और बाद में कहाँ है। तो पहले आपका ए पे था और बाद में सी पे, तो इन दोनों के बीच की दूरी को माप लेंगे, वही विस्थापन होगा। तो ये विस्थापन कितने का हो गया, 5 का हो गया। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, यानी विस्थापन और दूरी में अंतर आप समझ गए होंगे। याद रखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि आप डेली घर से अगर स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर आते हैं, हमने कहा कि आपके घर से स्कूल की दूरी 8 किमी है, आपके घर से स्कूल की जो दूरी है वो 8 किमी है। ठीक है, आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 8 किमी है। तो आप सुबह घर से निकले, स्कूल गए, ठीक है, और फिर स्कूल से क्या हो गया, शाम को घर आ गए, तो इस कंडीशन में आपने कितना दूरी तय किया, तो आप कहेंगे कि हमने 8 गया और 8 वापस आया, यानी हमने दूरी तय किया 16। ठीक है, और फिर अगर आपसे पूछे कि हमने विस्थापन कितना आपका बना, तो आप क्या कहेंगे कि हमने 8 गया और 8 वापस, यानी पहले हम कहाँ थे और बाद में कहाँ, तो आप देखिए पहले भी आप अपने घर पे थे और बाद में भी आप अपने घर पे ही आ गए, तो मतलब आपके स्थितियों के बीच का अंतर एक भी नहीं बना, यानी आपके बीच जो स्थिति का डिफरेंस है वो क्या है, 0 है, यानी आपका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। तो आई होप आप दूरी और विस्थापन में अंतर समझ गए होंगे। इसके कुछ और भी अंतर बनते हैं जो हम देख लेते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन बनता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, इसको बताइए, तो हम देख लेंगे कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। तो जब भी आपको अंतर देना होता है, तो हमने पहले ही बताया कि जब भी आप अंतर दें, दूरी और विस्थापन किसी भी चीज का अंतर दें, तो सबसे पहला अंतर उसका डिफिनेशन ही बना लीजिए। ठीक है, तो पहला अंतर क्या होगा इसका, कि दूरी जो होती है किसी वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, तथा विस्थापन किसी वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। हमने ये बताया कि जो दूरी होती है वो अदिश होती है, दूरी क्या होती है, अदिश होती है, और विस्थापन क्या होता है, सदिश होता है। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, सदिश होता है। दूरी जो होती है, दूरी ये रास्ते की लंबाई पर निर्भर करती है, रास्ते की लंबाई पे क्या करेगी, निर्भर करेगी कि आपने कितना रास्ता चला, कौन कौन से रास्ते में गए। जो विस्थापन होती है वो रास्ते की लंबाई पर निर्भर नहीं होती, यानी वो सिर्फ ये देखता है आप पहले कहाँ थे और बाद में कहाँ हैं, रास्ते की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, इतना यहाँ पे याद रखिए। जो दूरी होता है वो सिर्फ प्लस होता है, दूरी हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, जबकि विस्थापन जो होता है वो प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमें आशा है आप इस पूरे टॉपिक को सही से समझे होंगे। अगर आपको इसको पसंद आता है तो इसको एक बार और देख लीजिए और ये आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।